दोस्तों, मेरा नाम संजू है और मैं पहले बस कंडक्टर का काम किया करता था, मगर मैंने उस काम को छोड़ दिया था। मेरे काम छोड़ने की वजह क्या थी वो आप सभी जानकर हैरान हो जाएंगे। और साथ ही मेरी गलती की वजह से बस ड्राइवर की मौत भी हो गई थी और उसका कारण बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है। दरअसल मेरे बस ड्राइवर की मौत एक सेठ ने की। वो सेठ हम दोनों को अपनी दुनिया में ले गया और उसके बाद उसने हमारे साथ वो किया जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। तो दोस्तों, कैसे उस सेठ से हम रूबरू हुए और कैसे वो हमें अपनी दुनिया में ले गया, उसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों, ये घटना 8 साल पहले की है, जब मैं बस कंडक्टर का काम किया करता था। मुझे सुबह से रात तक 3 चक्कर लगाने होते थे, क्योंकि हमें एक ही रूट पर 3 बार आना जाना होता है। मगर जब हमारा आखिरी चक्कर खत्म हो जाता तो हमें वापस आना होता। जब हम बस अपने स्टॉप पर लगाते तो उस वक्त रात हो जाती थी, जिसके चलते उस वक्त बस खाली आती थी। ऐसे ही रोजाना दिन बीतते रहे, लेकिन जब एक रात हम लोग रात के वक्त वापस आ रहे थे तो उस वक्त बस पूरी तरह से खाली थी। कोई भी मुसाफिर बस के अंदर नहीं था। तो मैं और बस ड्राइवर उस समय आपस में बात करते करते सफ़र का मज़ा ले रहे थे। गर्मी के महीने के दिन रात में ठंडी ठंडी हवा का एक अलग ही सुकून मिलता है। मैं और बस ड्राइवर आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी इसी बीच बस ड्राइवर को सामने सफ़ेद कपड़े में एक आदमी दिखाई दिया। और उस आदमी को देखते बस ड्राइवर बोला, यार ये कौन है जो इतनी सुनसान पड़ी जगह पर खड़ा है, और इस जगह तो ना कोई स्टॉप दिख रहा है। उस वक्त वहाँ पर बहुत ही अंधेरा था। बस ड्राइवर ने मुझसे कहा, अरे क्या करें, बस को रोकें? जिस पर मैंने उससे कहा, रोक दो यार, वैसे भी शायद दूसरी बस इसे मिले या ना मिले। यही बोलकर बस ड्राइवर ने उसके पास जाकर बस रोक दी। बस को रोकते ही जब हमने उसे देखा तो हमने पाया कि वो आदमी एक सेठ था, क्योंकि उस आदमी ने अपने हाथों की उंगलियों में सोने की अंगूठी और गले में सोने की चैन पहन रखी हुई थी। वो सेठ काफ़ी अमीर दिखाई पड़ रहा था। और फिर इसी के चलते जब वो बस के अंदर चढ़ा तो उसके बाद उसने कहा कि अरे सुनो, मुझे सुनालपुर गांव जाना है। सेठ की ये बात सुनते मैंने उससे कहा कि ये बस वहाँ पर नहीं जाती है, उससे पहले इस बस का स्टॉप है, वहाँ जाने के लिए आपको दूसरी बस पकड़नी होगी। अब हमारी बात सुनने के बाद उस सेठ ने कहा कि अच्छा, जहाँ तक बस जा रही है आप मुझे वहीं तक छोड़ दो, उसके बाद मैं वहाँ से दूसरी बस पकड़ लूँगा। और ये बोलकर वो सेठ बस की आखिरी वाली सीट पर जाकर बैठ गया। हालांकि पूरी की पूरी बस खाली थी उस वक्त, मगर फिर भी वो सेठ आखिरी सीट पर जाकर बैठा था। और थोड़ी देर के बाद मैं उस सेठ के पास गया और उससे टिकट लेने को कहा। और जब उस सेठ ने मुझसे टिकट ले लिया तो उसके बाद मैं वापस आ गया। मैं बस ड्राइवर से उसी सेठ के बारे में बातें करते जा रहा था। और साथ ही जब हम रास्ते को देख रहे थे तो उस समय रास्ता हमें पूरी खामोशी से पसरा हुआ दिखाई पड़ रहा था। रास्ते पर कोई भी गाड़ी या बाइक हमें नजर नहीं आ रही थी और उस रास्ते पर सिर्फ हमारी ही बस दौड़ रही थी। और साथ ही बस की रोशनी उस रास्ते पर उजाला दे रही थी, क्योंकि उस रास्ते पर अंधेरा ही इतना था और साथ ही सन्नाटे से भरा हुआ था। हम अभी आगे ही देख रहे थे कि तभी उस सेठ ने हमसे बस रोकने को कहा। जैसे उसने बस को रोकने को कहा कि तभी ड्राइवर ने बस को रोका। और उसके बाद जब हमने उससे कहा कि क्या हुआ, तो उसने बाथरूम जाने का इशारा किया। उसका ये इशारा देखते ही मैंने उससे कहा, ठीक है जाओ, बस रोक दी है। मेरे ये बोलते ही वो सेठ बस से नीचे उतर गया और हम उसके आने का इंतज़ार करने लगे। और फिर कुछ देर के बाद जब वो सेठ नहीं लौटा तो उसके बाद ड्राइवर ने कहा, अरे भाई कहाँ गया ये, अब तक लौटा क्यों नहीं? और इसी बीच जब मैंने बस से झांकते उसे देखा तो वो मुझे कहीं भी नजर नहीं आया। उसको कहीं ना पाकर मैंने उससे काफ़ी आवाज़ लगाई, मगर मुझे उसकी आवाज़ बिल्कुल भी सुनाई नहीं दी। उसकी आवाज़ ना आने पर ड्राइवर ने कहा, कहाँ चला गया, अभी तक तो यहीं था। अभी हम उसे आवाज़ लगाते जा रहे थे, पर मैं बस से नीचे नहीं उतरा, क्योंकि नीचे उतरने का कोई फ़ायदा नहीं था। फिर हमने उसके आने का कुछ देर और इंतज़ार किया कि शायद ये आ जाएगा, मगर जब काफ़ी देर हो गई तो उसके बाद हमने सोचा कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ड्राइवर ने मुझसे कहा कि जाने दे, साले को मरने दे, अगर उसे आना होता तो कब का आ जाता। और फिर यही सोचकर ड्राइवर ने बस को स्टार्ट किया और वहाँ से बस आगे बढ़ा दी। जब हम अपने स्टॉप पर पहुँचे तो उसी बीच मेरी नज़र पीछे वाली सीट पर गई
तो मैंने देखा कि वहां पर कुछ चमक रहा था। और इसके बाद जब मैं उस सीट पर पहुंचा तो मैंने पाया कि उस सीट पर सोने के सिक्के रखे हुए थे। उन सिक्कों को देखकर मैं बौखला गया कि ये सिक्के कहाँ से आ गए। अभी मैं उन सिक्कों को ही देख रहा था कि तभी मुझे याद आया कि यहाँ पर वो सेठ बैठा था। शायद ये सिक्के उसी के होंगे जिसके चलते मैंने बस ड्राइवर संदीप को अपने पास बुला लिया और उससे कहा कि देखो ये सिक्के सोने के सिक्के दिख रहे हैं। अब सोने के सिक्कों को देखकर संदीप के भी होश उड़ गए और उसके बाद उसने कहा कि जल्दी से इन्हें जेब में डाल लो, कोई देख ना ले, क्योंकि वहां पर और भी बसें खड़ी हुई थी जिनके अंदर लोग मौजूद थे। इसलिए हमने उन सिक्कों को फौरन ही अपनी जेब के अंदर डाल लिया और उसके बाद हम दोनों अपने अपने घर आ गए। रात भर तो मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मेरी किस्मत चमक गई थी। मैं उन सोने के सिक्कों को रात भर ऐसे ही देखता रहा क्योंकि बस ड्राइवर संदीप ने उन सिक्कों को आपस में बांट लिया था। हालांकि वो सिक्के तो उस सेठ के थे, ये तो हमें मालूम था, मगर इसके बावजूद भी उन सिक्कों को हमने रख लिया और ना ही हमने उन सिक्कों के बारे में किसी से जिक्र किया क्योंकि हम डरे हुए थे कि कोई ये बात पुलिस को न बता दे, क्योंकि जलने वाले लोगों की कमी नहीं है। और जब अगले दिन हम बस को लेकर हमने पहला चक्कर किया तो उसके बाद जब बस में सवारियां चढ़नी शुरू हुई तो मेरी आंखें उसी सीट को ढूंढने लगी कि कहीं वो दोबारा से बस में चढ़ा तो नहीं है। मगर जब हमारा पहला चक्कर हुआ तो मुझे वो सेठ कहीं भी दिखाई नहीं। उसके ना दिखने पर मैंने सोचा कि अब शायद वो नहीं आएगा। यही सोचते सोचते जब हमारा आखिरी चक्कर हुआ तो उसके बाद वहां से वापस कल की तरह हम लौट कर आ रहे थे। तो उस वक्त रोज की तरह रास्ता पूरा सन्नाटे से भरा हुआ था, मगर आज के दिन मेरे और संदीप के दिमाग में उसी सेठ के ख्याल चल रहे थे। मगर तभी संदीप ने मुझसे कहा कि यार भाई तो चिंता मत कर, अब वो सेठ नहीं आएगा, जो सिक्के हमें मिले हैं अब मस्त जिंदगी जीते हम लोग। अभी हम दोनों आपस में यही सब बातें करते जा रहे थे कि तभी उसी वक्त सामने की तरफ हमें सफेद कपड़े पहने कोई खड़ा हुआ दिखा। और उसके बाद जब हमने उसके पास बस रोकी तो तब जाकर हमने देखा कि ये तो वही सेठ था। उस सेठ को देखते हम शौक में आ गए कि कहीं ये सेठ उन सिक्कों के बारे में हमसे ना पूछ ले। उस सेठ को देखकर मेरे मन में यही सब ख्याल चल रहे थे कि तभी वो सेठ बस के अंदर चढ़ा और आज फिर उसने हमसे कहा कि मुझे सुनालपुर गांव जाना है। उसके ये कहते हमने दोबारा से उसे बता दिया कि ये बस वहां पर नहीं जाती है। मेरे ये कहते उसने कहा ठीक है, जहां तक बस जा रही है वहां छोड़ देना। उसकी ये बात सुनते ही जब मैंने उससे पूछा कि कल आप कहाँ चले गए थे तो उसने मेरी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर वो सेठ बिना कुछ बोले ही पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गया और फिर जब वो पीछे जाकर बैठ गया तो मैं उसके पास टिकट काटने चला गया तो उसने मुझे पैसे दिए। उसके बाद उसने मैंने टिकट दे दिया। टिकट देने के बाद मेरा एक तो मन किया कि इससे मैं दोबारा पूछूं, मगर फिर मैंने सोचा कि जब 2 बार पूछने पर भी इसने कोई जवाब नहीं दिया तो अब क्या खाक देगा। और यही सोचकर मैं उसके पास से चला गया। जब मैं संदीप के पास पहुंचा तो उसने कहा कि ये कल कहाँ गायब हो गए थे और फिर आज इसी जगह पर दोबारा आ गया। और साथ ही संदीप ने यह भी कहा कि यार इसने उन सिक्कों के बारे में कोई जिक्र क्यों नहीं किया। अभी हम दोनों आपस में उसी सेठ के बारे में बातें कर रहे थे कि तभी उस सेठ ने हमें बस रोकने को कहा। उसके कहते संदीप ने बस रोक दी और जब मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने दोबारा से बाथरूम जाने का इशारा किया। उसका इशारा देखते मैंने कहा ठीक है जाओ, जल्दी आ जाना, लेकिन कल की तरह गायब मत हो जाना। मेरे ये कहते वो बस से नीचे उतर गया और फिर हम दोनों उसके आने का इंतजार करने लगे। मगर इसी बीच संदीप ने मुझसे कहा कि यार इस सेठ का ये चक्कर क्या है, ये हर बार इसी जगह क्यों उतरता है, आखिर क्या है इस जगह। जब हमने वहां पर चारों तरफ देखा तो हमने पाया कि उस रोड के दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ और घनी झाड़ियां थी और साथ ही वहां पर गहरा अंधेरा भी था। हम अभी उसी रास्ते को ही देख रहे थे कि तभी मैंने देखा कि उस रास्ते के बगल में एक बोर्ड बना हुआ था और उस बोर्ड में लालच लिखा हुआ था। उस बोर्ड पर यह लिखा देखकर मैंने जब संदीप को दिखाया तो उसके बाद संदीप भी ये देखकर हैरान हो गया कि ये लालच वाली जगह कौन सी है। संदीप ने कहा कि शायद किसी ने मजाक में लिखा होगा। हमें आज फिर काफी समय हो गया था और अभी तक वो सेठ नहीं लौटा था। दोबारा से जब वो सेठ नहीं लौटा तो उसके बाद हमने सोचा कि ये आज फिर दोबारा से नहीं आएगा और यही सोचते सोचते हमने उसका और इंतज़ार किया। मगर जब काफ़ी इंतज़ार करने के बाद वो सेठ दोबारा नहीं लौटा तो उसके बाद हमने यहाँ से निकलना ही सही समझा
और फिर संदीप ने बस स्टार्ट की और आगे बढ़ना शुरू किया। और जब हम बस स्टैंड पर पहुंचे तो इस बार दोबारा से मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वहां पर आज फिर से सोने के सिक्के पड़े हुए थे। उन सिक्कों को देखकर जब मैंने संदीप को आवाज लगाई तो संदीप ने कहा, क्या हुआ? और ये कहकर वो मेरे पास आया और जब उसने सीट पर देखा तो वो भी बहुत चक्का रह गया। उसने कहा कि यार ये सिक्के फिर से कहां से आ गए? अभी हम उन सिक्कों को ही देख रहे थे कि तभी उसी वक्त बस के बाहर से आवाज आई, क्या हुआ, आज इतनी लेट क्यों हो गए? दरअसल वो आदमी दूसरी बस का था। आवाज सुनते ही हमने उन सिक्कों को फौरन ही अपनी जेब में डाल लिया और उसके बाद हम बस से नीचे उतर गए और उस आदमी से बातचीत करने के बाद हम दोनों अपने अपने घर आ गए। घर आते ही मैं सीधा अलमारी की तरफ गया और उन सिक्कों को मैंने उस अलमारी में रख दिया और फिर खाना पीना करने के बाद मैं अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। और फिर थोड़ी देर के बाद मेरी आंखों में नींद चढ़ने लगी और फिर कब मैं नींद की चपेट में आ गया मुझे पता ही नहीं चला। सुबह जाकर जब मेरी आंख खुली तो पता नहीं उस दिन मेरा शरीर काफी दर्द कर रहा था, मगर मैं दर्द के सहारे उठा और उसके बाद मैं निकल पड़ा काम करने। जब मैं बस के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि संदीप वहां पर पहले से मौजूद था। संदीप को देखकर मैं बस के अंदर गया और फिर उसने मुझसे कहा कि यार ये सेठ क्या हमें अमीर बनाकर मानेगा? जब भी ये आता है सोने के सिक्के छोड़ जाता है। ये सब बातें करने के बाद संदीप ने बस को स्टार्ट किया और बस को आगे बढ़ा लिया, मगर जब मेरी आंखें उस जगह को देखना चाहती थी जहां पे वो सेठ मिलता था और जहां वो उतरता था, लेकिन जब वो जगह मुझे कहीं नहीं दिखी तो मैं शौक में आ गया कि आखिर ये कैसे हो सकता है। यही सब सोचते सोचते जब रात हुई और फिर रोज की तरह हम वापस आ रहे थे तो फिर आज भी हमें वही सेठ सामने की तरफ खड़ा हुआ दिखा। और उसके बाद जब हमने उसके पास बस रोकी तो वो फिर से अंदर चढ़ गया। अंदर चढ़ने के बाद उसने वही कहा जो कि वो रोज बोलता था कि उसे कहाँ जाना है। मैंने उसे टिकट दिया और उसके बाद वो बस की आखिरी सीट पर जाकर बैठ गया। जब वो सीट पर बैठा तो उसके बाद मैंने संदीप को सारी बात बता दी कि ये रास्ता हमें दिन में दिखाई नहीं देता है, पर रात में ये रास्ता कहाँ से आ जाता है। अभी हम इन्हीं सब बातों में उलझे हुए थे कि तभी उस सेठ ने बाथरूम जाने का इशारा किया। जैसे उसने इशारा किया तो उसके बाद संदीप ने बस को रोका और बस के रुकते ही वो सेठ बस से नीचे उतरने लगा। लेकिन इस बार जब वो सेठ बस से नीचे उतर रहा था तो हमने देखा कि उसके पीछे से पैसे गिरते जा रहे थे। इतने सारे पैसों को देखकर मैं और संदीप बस से नीचे उतर गए। उन सभी पैसों को उठाने के लिए जैसे मैं और संदीप बस से नीचे उतरे तो उसी वक्त सेठ ने हमारे सर पे जोर से कुछ मार दिया, जिसके चलते हम दोनों वहीं पर बेहोश होकर नीचे गिर पड़े। और फिर जब हमारी आंख खुली तो हमने अपने आप को एक घर के अंदर पाया। जब मैंने अपनी आंखों को मसला और ठीक से उस घर में देखा तो हमें उस घर में अंधेरा नजर आ रहा था। अभी मैं और संदीप अपने आसपास ही देख रहे थे कि तभी वहां पर एकदम से हल्का हल्का उजाला छाने लगा। उजाला आते ही जब हमने सामने देखा तो उसे देखकर हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल हमने देखा कि उस कमरे के अंदर किसी देवता की मूर्ति बनी हुई थी जो काफी बड़ी थी, मगर वो देवता देखने में बहुत ही ज्यादा डरावने लग रहे थे। लेकिन कभी भी हम दोनों इन देवता की फोटो तक नहीं देखी थी। हम पहली बार ऐसे देवता को देख रहे थे। उस देवता की मूर्ति की आंखें काफी बड़ी बड़ी दिखाई दे रही थी। उस देवता की आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी आंखें हमें ही घूर रही हों, जिसे देखकर हमें डर भी लग रहा था, मगर हम कैसे भी करके उस देवता के सामने खड़े थे। अभी हम उस देवता को ही देख रहे थे कि तभी उसी वक्त किसी ने उस कमरे का दरवाजा खोला और उसके बाद जब हमने उस आदमी को देखा तो हमने पाया कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही सेठ था। उस सेठ को जैसे मैंने देखा तो सीधा उससे कहा कि ये तुम हमें कहां पर लेकर आए हो? तो उस सेठ ने हमसे कहा कि आज तुम दोनों का आखिरी दिन है, तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी है। उस सेठ के ये कहते ही मेरे और संदीप के पसीने छूटने लगे। अब हम दोनों बुरी तरह से कपकपाने लगे थे, क्योंकि उस सेठ ने बात ही ऐसी कह दी थी जिससे किसी की भी रूह कपकपा जाए। इतना बोलकर वो सेठ वापस चला गया, मगर उस वक्त मुझे ऐसा क्या सूझा जिस वजह से मैं उस सेठ के पीछे पीछे भागा और उसके बाद उस कमरे से बाहर आ गया। मगर संदीप उसी कमरे में रह गया और इसी बीच जब मैंने संदीप को आवाज लगानी चाहिए तो उसी वक्त वो दरवाजा बंद हो गया। और उसके बाद जब मैंने उसे खोलने की कोशिश की तो वो दरवाजा मुझसे खुला ही नहीं। और जब उस सेठ को देखा
तो मैं उस पर भड़कते बोला कि ये तुमने क्या किया कि ये दरवाज़ा जल्दी से खोलो। मेरे ये कहते हुए उसने कहा कि अब वो मारा जाएगा, उसे कोई भी नहीं बचा सकता, अब वो उसे खा जाएगा। अभी उस सेठ ने ये सब कहा ही था कि तभी संदीप के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। संदीप की दर्द भरी आवाज़ को सुनते ही मैं समझ गया, मगर मैं उसे बचा नहीं पाया। उस वक्त मुझे उस सेठ पर बहुत गुस्सा आया और जब मैंने उससे पूछा कि तुम्हें उसे मारकर क्या मिला है, तो उसके बाद उसने कहा कि मेरे पास आज जो कुछ भी है वो उसी देवता ने दिया है, मगर उसे हर महीने में एक बार एक इंसान चाहिए होता है जिससे वो अपनी भूख मिटा सके। उस सेठ की ये बात सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अब मैं बुरी तरह से घबरा गया कि जो ये सोने के सिक्के हमें मिलते थे वो सब हमें फंसाने के लिए थे। फिर मैं उसी वक्त उसे धक्का देकर वहां से भागा और भागते भागते मैं उसी रोड पर आ गया और उसके बाद मुझे सामने से एक बस आती हुई दिखाई दी। उस बस को आता देखकर मैंने तुरंत ही उसे हाथ दिया, जिसके बाद वो बस मेरे पास आकर रुकी। बस के रुकते में उसके अंदर चढ़ गया, मगर दोस्तों जब मैंने ये बात अपने मालिक को बताई तो वो भी दंग रह गया कि आखिर ये कैसे हो सकता है। जब इसकी सूचना पुलिस वालों को दी गई तो उनको ना तो वो जगह मिली और ना ही संदीप की लाश। दोस्तों अगर हम दोनों उस दिन लालच में नहीं आते तो शायद संदीप आज जिंदा रहता। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें।